हेलो दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता है हम 10th क्लास का 2018 का पेपर सोल्व कर रहे थे। 2018 के पेपर के हमने 3 वीडियो बना लिए थे। अब आज के इस वीडियो में कुछ सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के, अब इसमें बड़े सवाल आने वाले हैं तो बड़े सवाल किस टाइप के आते हैं और उनको किस तरह से सोचना है, अप्रोच करना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगेन आप सभी का मैं जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के पेपर की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। और ये मोटिवेशन कोड आपके लिए है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें हद पार ना हो तो वो काम किसी काम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए आपके अंदर कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरे मन के साथ करो और फिर देखते हैं कि आपको उसमें सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको सभी को पता है कि ये अपना जो पेपर होता है वो 3.25 घंटे का होता है और उसमें आपको 3.25 घंटे में 80 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जिसमें छोटे बड़े क्वेश्चन होते हैं। 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर के भी होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे 30 मार्क्स आ जाते हैं यदि आप इनको अच्छी तरह से पूरी तैयारी के साथ आए हो एग्जाम हॉल में, तो आप इनको पूरी तरह से सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन 22 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। एकदम इजी सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। बस लैंग्वेज आप पढ़िए और समझिए कि क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो ये कह रहा है कि एक 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाना है और जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी की रचना करनी है। तो ये रचना वाला सवाल हो गया है, जहां पीए तथा पीबी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 65 डिग्री का एंगल है। देखो, मैं दोस्तों में एक रफली डायग्राम बना रहा हूं कि ये मान लेते हैं 4 सेमी त्रिज्या का वर्त बना दिया गया है। वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपने पढ़ा भी होगा इस तरह से। ये 2 स्पर्श रेखा, ये इसका केंद्र हो गया। अब देखो, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अपन को 65 डिग्री का कोण दे रखा है। तो हमको ये पता है कि वर्त के केंद्र पर और स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण होता है, मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। तो 65 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? इसकी वैल्यू आने वाली है 180 डिग्री। ये क्लियर है या नहीं है? इन दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो बाकी बचे हुए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो जब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको पता हो तो आप वर्त के केंद्र पर बना कोण निकाल लोगे। थीटा बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। इस 65 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री। तो ये 115 डिग्री आ गया है। अब आप 115 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से कैसे बनाओगे? तो प्रकार की सहायता से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले कोई भी चाप खोल लिया, उसी चाप से यहाँ पे 2 चाप लगा दिए। फिर 90 डिग्री कोण बनाना है तो ये इसको केंद्र मान के एक चाप ऊपर काट दिया और इस वाले चाप को केंद्र मान के एक चाप ऊपर काट दिया, इन दोनों को मिला देंगे तो ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब देखो, ये पूरा 30 डिग्री का कोण का खांचा बना हुआ है। अब इसको यहाँ से केंद्र मान के एक चाप लगा दो, फिर इसको केंद्र मान के एक चाप लगा दो, इन दोनों को मिला दोगे तो ये जो कोण आया है ये 15 डिग्री का आया है। ये पूरा 90 का, 90 15 105 डिग्री, यानी ये पूरा जो कोण हो गया है कितने डिग्री का हो गया? 115 डिग्री का कोण हो चुका है। तो इस तरह से आप 115 डिग्री का कोण बना लोगे। तो आइए, यही जो हमने समझा है इसी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो 4 सेमी त्रिज्या का प्रकार की सहायता से क्या बना लीजिए? एक वर्त बना लीजिए।
ये वर्त बन गया है 4 सेमी त्रिज्या का। अब क्या करिए, कोई बिंदु पी ले लीजिए जो इसके बाह्य बिंदु है, ये वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र है। अब पी बिंदु से कोई भी एक स्पर्श रेखा बना दीजिए, कोई भी एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। मान लीजिए मैंने ये इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच दी है। आप क्या करिए, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। जहाँ पे टच हो रहा है इसको केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाइए, या इससे यहाँ पे टच हो रहा है डायरेक्टली आप मिला दीजिए, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री की रेखा बनेगी। ये त्रिज्या 90 डिग्री का ही होगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे 115 डिग्री का कोण बना दीजिए। 115 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करोगे, वो चाप बनाओगे, ये 2 चाप लगाओगे, फिर ये यहाँ पे एक चाप काटेगा, तो इससे आप डॉट डॉट करके मिला दीजिए। फिर आप यहाँ से एक और चाप काट के इस तरह से जब आप इनको मिला दोगे तो 115 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ से 115 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण की रचना कर लीजिए। 90 डिग्री का आप कोण बनाओगे इस तरह से चाप काट के, तो ये आगे चल के इसको मिला दोगे तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। और यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये जो कोण आएगा वो 65 डिग्री का आ जाएगा। आपने ये बुक्स में जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ये बुक के सवाल किए होंगे, तो उसमें कोणों की रचना कैसे की जाती है, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 115 डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बनाना सीखा होगा, तो वही करना है। तो इस तरह से इसमें जो जो अपने किया है वो सारी एक लैंग्वेज बना के लिखना था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या दी हुई है 4.2 मीटर, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो वर्ताकार पार्क है, ये एक वर्ताकार पार्क है और इसके चारों तरफ एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है। मान लेते हैं कि इस तरह का एक रास्ता बना हुआ है, ये हमारा रास्ता है जिस पर जो घूमने वाले आते हैं पार्क में, वो इस रास्ते से यूज करते हैं। और इस रास्ते की जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.4 मीटर। तो जो ये रास्ता है इसकी चौड़ाई है 1.4 मीटर, और ये वर्ताकार पार्क है, इसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 4.2 मीटर। तो वर्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या क्या है, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या है 4.2 मीटर। पार्क के चारों तरफ रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, देखो यहां से रास्ते की चौड़ाई, मैं इसको स्मॉल आर से लिख रहा हूं, रास्ते की चौड़ाई है 1.4 मीटर। देखो यहां से यहां तक को मैंने आर मान लिया है, इसकी त्रिज्या आर मान लिया है, और पूरा रास्ते समेत भी एक वृत्त बनेगा, तो रास्ता समेत भी एक वृत्त बनेगा, तो इसकी त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल आर मान लेता है। रास्ता समेत भी एक वृत्त बनेगा, तो इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया है, इसको मैं मान रहा हूं कैपिटल आर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको कैपिटल आर से लिख रहा हूं, तो ये 4.2 तो छोटे वृत्त की है, और रास्ते की चौड़ाई और इसमें जुड़ जाएगी, तो ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 5.56 आ गया है, 5.6 मीटर आ चुका है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई है। अब हमें निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो यहां से समझने की कोशिश करो कि ये एक छोटा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो
जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस बड़े वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसमें से अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे तो बचे हुए क्षेत्रफल बच जाएगा अपना हमारा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यहाँ से हम यही करने वाले हैं कि इस पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से घटा दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यहां से पाई इसके पास वैल्यू रख दीजिए 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 5.6 और आर स्क्वायर है तो 5.6 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, माइनस 22/7 4.2 स्मॉल आर की वैल्यू है और 4.2। देखो इस 7 से कितनी बार कट जाएगा? 7×8 = 56, 0.8 बार कट जाएगा। गुणा कर लीजिए 22 गुणा 0.8 गुणा 5.6 माइनस ये 7 से कितनी बार कट जाएगा? 0.6 बार कट जाएगा। 7×6 = 42 होते हैं। तो 22 गुणा 0.6 गुणा 4.2। अब ये केवल गुणा करना रह गया है, इस सवाल में कुछ नहीं बचा, गुणा करना है। तो आइए गुणा करते हैं। 0.8 से 22 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 से 22 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल को 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे इंटू 5.6 माइनस 0.6 से, देखो ये 0.6 है, 0.6 से 22 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है इंटू 4.2। इसको और गुणा कर लीजिए 56 से, इसको और गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? जब आप 56 से गुणा करोगे इसको तो क्या वैल्यू आ जाएगी? आप अपने गुणा करके देख लीजिए, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा 98.56 माइनस, जब आप इसको गुणा करोगे एक 13.2 को 4.2 से तो ये आ जाएगा 55.44। जब आप इसको सोल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा? घटा दोगे तो 43.12। अब क्षेत्रफल निकाला है तो सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना था, बस समझना ये था कि जो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाएगा, तो छोटे बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाना था। क्वेश्चन नंबर 24, एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर दी हुई है और इसका व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल तय करेगा? देखो एक रोलर में, रोलर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो एक रोलर में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगा? देखो ये बेलन है और ये बेलन एक बार रोल करेगा तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करेगा। जो इसका वक्र पृष्ठ है वही टच होगा जमीन से, तो ये वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करेगा एक बार में। तो हमें एक चक्कर में पता चल जाए कि भाई एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो 10 चक्कर का भी निकाल लेंगे। तो रोलर की लंबाई, रोलर रोलर की लंबाई कितनी दी हुई है? रोलर की लंबाई आई है 2.5 मीटर। रोलर का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास डी दिया हुआ है। रोलर की लंबाई को एल से लिख देते हैं। व्यास डी दिया हुआ है 1.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या लिख दो यहां से 1.4 बटा 2, 0.7 हो जाएगी।
रोलर एक चक्कर में रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल तय कर लेगा? एक चक्कर लगाएगा तो ये इसके वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय कर लेगा। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई ये जो रोलर की लंबाई है इसको h ही लिखते हैं। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू त्रिज्या आ जाएगी जो कि 0.7 आई है, और जो इसकी एच है, एच क्या होगी? रोलर की लंबाई हो जाएगी, और लंबाई कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो 2 बच गया है, 22 बच चुका है, और पॉइंट एक बार कटेगा तो 0.1 गुणा 2.5 बच चुका है। जब आप इसको गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, 44 को 0.1 से गुणा करोगे तो 4.1, और फिर आ जाएगा 2.5। 25 से गुणा करोगे 44 को तो 25 चौको 100, हासिल का 10, 25 चौको 100 और 10 110 हो गया है। 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है तो पॉइंट ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 11 वर्ग मीटर। लेकिन ये तो एक चक्कर का आया है, तो हमें निकालनी 10 चक्कर का। तो आपको क्या करना है? 10 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल 10 चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? देखो एक चक्कर में कर रहा है 11, तो 10 चक्कर में 10 गुणा कर देगा, 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 110 वर्ग मीटर को ऐसे लिख दें। यही हमारा आंसर था। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और इसको गुणा भाग करके सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 25, एक थैले में, देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है और प्रायिकता के सवाल एकदम इजी सवाल है। बस इसको समझना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती है, कितने टोटल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, और हमारे फेवर में कितने परिणाम आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक थैले में सफेद गेंद, तो यहां से हम पहले लिख देते हैं सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद है एक। काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 2। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 3। एक ही आकार की है। इस सिलेबस से गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी बिना देखे निकाली जाती है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कि गेंद सफेद हो, तो कुल गेंदें कितनी हो चुकी है? कुल गेंदें कितनी हो चुकी है? कुल गेंद हो चुकी है 1 + 2 धन 3, यानी टोटल 6 गेंदें हो चुकी है। यानी 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं टोटल। जितनी गेंदें होगी, यानी हम 6 गेंदें निकाल सकते हैं थैले में से, तो टोटल परिणाम 6 आ सकते हैं। अब हमें पहला सवाल करना है कि गेंद सफेद आने की प्रायिकता। देखो सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल प्रायिकता है 6। सफेद गेंद कितनी आ सकती है? एक ही सफेद गेंद है तो वो एक ही आ सकती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जो हमारी फेवर में है
वो प्रायिकता कितनी, एक, तो 1/6 सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूं, गेंद काली ना हो। देखो काली गेंद कितनी आ सकती है, 2 बार आ सकती है, यानी 2 काली गेंदें हैं तो काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 2। तो नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, सफेद आ जाए या 2 बार 3 बार लाल गेंद आ जाए, तो ये प्रायिकता हो जाएगी सफेद गेंद, काली नहीं आने की प्रायिकता। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे कि काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो टोटल प्रायिकता तो हमारे टोटल रिजल्ट तो छा सकते हैं, लेकिन काली गेंद किस किस कंडीशन में, या तो वो सफेद आ जाए या फिर 3 बार लाल आ जाए, तो काली नहीं आएगी। तो टोटल कितनी होगी, 4/6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। एक तो यह तरीका है। दूसरा और तरीका है इस सवाल को करने का, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि मैं काली गेंद आने की प्रायिकता निकाल लेता हूं। तो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता है, देखो काली गेंद 2 है और टोटल परिणाम 6 सकते हैं, तो कितना आ गया है, 1/3। अब क्या करूं, काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो काली गेंद आने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे। तो नहीं आने की प्रायिकता, काली गेंद के नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी, 1/3। जब आप इसको लस से लेके हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो आप या तो ऊपर वाले तरीके से कर लीजिए या फिर और लगा है इसके नीचे वाले तरीके से कर लीजिए, दोनों एक ही है। तो आप ये वाला तरीका करना चाहो तो इससे कर लो, और ये वाले तरीके से करना चाहो तो इससे कर लो। अब तीसरा सवाल है वो ये है, गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो तीसरे नंबर का जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है, देखो टोटल गेंदें 6 आ सकती है और लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/2। आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा आंसर था। एकदम इजी सवाल थे प्रायिकता के, बस आपको इनको सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल करना है, यानी इसका एक ग्राफ डायग्राम बनाना है और जो x और y के मान आएंगे उनको इस संबंध में रखना है और यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x + y = 6 दिया हुआ है, समीकरण 1 बन गई है। दूसरा दिया हुआ है 2x - y = 2 दिया हुआ है, समीकरण 2 बन गई है। कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या आएगा, देखो 2x और 2x जुड़ेंगे तो 4x हो जाएंगे। ये y ऋण का है, ये y ऋण का है, ये y धन का है, तो दोनों घट जाएंगे और दोनों जुड़ेंगे 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8/4 हो जाएगा। तो x बराबर आ चुका है 2। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x = 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब x = 2 आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 2, x की जगह 2 रख दोगे, प्लस y = 6, तो 4 + y = 6 हो गया। 4 का पक्षांतरण करोगे तो 6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो यहाँ से अतः x = 2
और y बराबर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये समझ में आ चुका होगा कि हमने x और y की वैल्यू कैसे निकाली है। अब इसको किस में रख देते हैं, 6x प्लस 7y प्लस p में रख देते हैं। और पहले इसका ग्राफीय निरूपण भी बनाना है, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाते हैं। समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 2x माइनस वाई बराबर 2 है। तो पहली समीकरण क्या दी हुई है, पहली समीकरण दी हुई है 2x प्लस वाई बराबर 6 है, ये समीकरण एक दी हुई है। और दूसरी समीकरण दी हुई है 2x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 है। तो अब इसमें x के अलग अलग मान के लिए y के मान निकाल लेते हैं। तीन मान निकालेंगे, तीन मान से ग्राफ बन जाता है। तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। देखो x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 0 से गुणा करोगे तो ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, y बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 2 से गुणा होगा तो 2, 2 इधर आएगा, पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो y की वैल्यू 2 बच जाएगी। तो एक तो यह आ चुका है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे बना देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये एक्स अक्ष है, ये माइनस का एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये माइनस का वाई अक्ष है। यहाँ पे जो इसके निर्देशांक है वो 0,0 है। और मैं यहाँ पे बना देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से गिनती लिख देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। इसी तरह से वाई पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। दूसरा मार्कर ले लेते हैं और ये नहीं जाएगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 0 पे y बराबर 6 आया है, तो एक तो बिंदु ये आ चुका है। x बराबर 1 पे y बराबर 4 आया है, तो x बराबर 1 पे y बराबर 4, एक ये बिंदु आ चुका है। x बराबर 2 पे y बराबर 2 आया है, तो एक बिंदु ये आ चुका है। आप इन सभी बिंदुओं को, जो तीनों बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा मिल जाएगी इस तरह से जाती हुई। ये किसका समीकरण आ चुका है, तो ये समीकरण आ चुका है ये समीकरण आ चुका है इस वाले समीकरण का, 2x प्लस वाई बराबर 6 का। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं इसका। x और y, x बराबर 0 पे कितना आएगा, x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 1, 1 रखने पर 1 2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। और x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, x 2 दूनी 4, 2 इधर जाएगा तो 2 बच जाएगा। देखो यहाँ से y की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है, तो मैं 1 माइनस का, यह माइनस का 2 आ जाएगा,
या माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से x भी इधर माइनस में चलेगा, मैंने लिखा नहीं है, -1, -2, -3, -4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लाल से नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं पेन, ये लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी आई है, -2, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू क्या आई है, 0, एक पॉइंट ये मिल गया है। और 2 पे कितना आया है, 2 आया है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल चुका है। जब आप इसको मिलाओगे तीनों पॉइंटों को, तो ये मिल चुका है। और जो इस पॉइंट के निर्देशांक है वो 2,2 आया है। तो ये समीकरण किसका आया है, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो आपको इस तरह से एक ज्यामितीय रूप बनाना था, इस तरह से इसको सोल्व करना था। अब हमें एक और सवाल दिया हुआ है जिसमें p की वैल्यू निकालनी है, 6x प्लस 7y इक्वल टू p। 6x प्लस 7y बराबर p, यहाँ p का मान निकालना था। तो ज्यामितीय रूप किस तरह से ग्राफ आपको बनाना था, ये समझ में आ चुका होगा। अब इसमें x और y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो इसमें रखनी है और इसको सोल्व करना है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x बराबर आया है 2 और y बराबर भी आया है 2, तो इसमें वैल्यू रख दो, 6 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 7 इंटू 2 इक्वस टू पी हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14 बराबर पी वैल्यू आ गई। तो पी का मान कितना आ चुका है, पी का मान आ गया 26। ये हमारा आंसर है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं और 27 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें पहला पार्ट करते हैं, किस तरह से आपको ये सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट को अपन किस तरह से सोल्व करेंगे ये समझिए। देखो यहाँ पे इस पहले पार्ट में ये वाली टर्म्स दी हुई है, ये हमें सिद्ध करनी है, ये अंडर रूट के अंदर है और ये किसके बराबर करनी है, कोसेक थीटा और कोट थीटा के बराबर। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम LHS। LHS में क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब सबसे पहले हमारा जो मेन काम रहेगा वह ये रहेगा कि हम इस अंडर रूट को हटाएं। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है कि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और वो समान संख्या कौन सी होगी, जो नीचे बटा में दी हुई है। तो परिमेयकरण करने पर, परिमेय आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण करने पर जब आप इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या गुणा हो जाएगी। सेम, देखो सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। जब समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बन गया है और नीचे क्या बन गया है, समान संख्या 2 बार आ रही है तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और पूरे के अंडर रूट चल ही रहा है। अब यहां से समझिए, आप इस क्वेश्चन को समझिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे बटा में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ही सही। अब आपको यहां से समझ में आ चुका होगा कि इस संख्या के भी वर्ग है, इस संख्या के भी वर्ग लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बच गया।
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बच चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और गुणा कर दीजिए। किससे? नीचे वाली संख्या को हटाना है हमें, तो इसको मैं गुणा कर रहा हूं 1 प्लस कोस थीटा से और 1 प्लस कोस थीटा से एक बार और गुणा कर दीजिए, ताकि जो नीचे बटा में है वो एक पद आ जाएगा। तो साइन थीटा को ऐसे कैसे लिख दिया, 1 प्लस कोस थीटा को ऐसे कैसे रहने दिया, नीचे क्या पद बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहां से लिख देता हूं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर साइन थीटा है, तो एक बार कट जाएगा। इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं, इसको यहां पे सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या बच गया है, साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और ये किसके बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो ये हमें सिद्ध करना था, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है। तो आपको समझना है इसमें कि हमें किस संख्या से इसको गुणा करना है ऊपर नीचे, कि कोई सिंप्लीफिकेशन वाली पद बन जाए, और हमें इसकी जो फॉर्मूले वगैरह हैं त्रिकोणमिति के वो याद होने चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं 27 का। 27 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इसका राइट हैंड LHS ले लेते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, हमें केवल लसा लेना है, और लसा लेते ही ये सवाल सोल्व हो जाएगा। 1 माइनस टेन थीटा, देखो इसको भी 1 माइनस कोट थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है, तो कोट थीटा को टेन थीटा के पद में बना सकते हैं, तो वही बनाने की कोशिश करेंगे। टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे लेंगे, लस लेंगे नीचे, तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो टेन थीटा इंटू एक और टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, टेन थीटा माइनस एक बच जाएगा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा था, इसमें लेसा ले लिया है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस एक बच गया, और ये बटे वाली संख्या थी, ये मैंने डायरेक्टली कहाँ लिख दी है, ऊपर लिख दी है। तो ऊपर जो बटा के भी बटा होता है वो ऊपर चला जाता है वापस। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर निकल जाए, माइनस ऊपर लिख दिया। टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो दोनों में नीचे बराबर संख्या आ गई है, बराबर सेम सेम से संख्या आ चुकी है, समान समान से संख्या आ चुकी है, तो लस आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या बच चुका है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखो यहां से समझ में आ चुका है, हम क्या करेंगे,
1 माइनस टेन थीटा है। दोनों में से माइनस टेन स्क्वायर थीटा है प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो यहां से ये टेन थीटा मैं इसमें लेस से ले रहा हूं, लेस से लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस टेन क्यूब थीटा प्लस 1/10 थीटा, और जो हमारे बटा चल रहा था पूरा के बटा 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। देखो ये वाला बटा नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बच गया, टेन क्यूब थीटा प्लस 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब मेरे साथियों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, तो आपको पता है कि टेन क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। टेन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टेन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, तो टेन क्यूब थीटा, या आपने ये तो पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है आपको, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस टेन क्यूब थीटा। देखो 1 का क्यूब करो, ये कुछ भी करो बात वही आएगी, तो 1 का क्यूब माइनस टेन क्यूब अपॉन नीचे दिया हुआ है टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से हल करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, तो ए बी करेंगे तो टेन थीटा आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो टेन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा बटा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। देखो 1 माइनस टेन थीटा से 1 माइनस टेन थीटा कट जाएगा, पर क्या बच गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में क्या बच गया, टेन थीटा। अब इस टेन थीटा का अलग अलग करके भाग लगा देते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, मैंने अलग अलग कर लिया इसको, प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कट जाएगा एक बार, तो ये आ चुका है RHS के बराबर। तो ये क्वेश्चन किस तरह से हमने हल किया है ये आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, और आपको इसी तरह से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।